जैसा कि हम वीडियो नंबर 190 में बता चुके हैं कि प्रेपोजिशन अंडर का कैसे प्रयोग किया जाता है। अंडर का हिंदी में अर्थ है के नीचे। जब किसी वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु डायरेक्टली नीचे हो, मतलब बिल्कुल सीधी उसी वस्तु ऊपर वाली वस्तु के नीचे हो, और नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु को टच ना करे, मतलब दोनों की सरफेस तय आपस में टच नहीं होनी चाहिए, और नीचे वाली वस्तु जो है लगभग दो तरफ से घिरी हो और दिखाई देती हो, वर्टिकल डाउनवर्ड्स हाइट हो, तो तब हम अंडर प्रपोजिशन का के नीचे के लिए प्रयोग करते हैं। A word used to show the relation of one thing to another thing in a sentence is called a preposition. Preposition वह शब्द है जो किसी संज्ञा या स्वर नाम से, नाउन या प्रोनाउन से पूर्व पर युक्त होकर अपना संबंध रिलेशन वाक्य की किसी और संज्ञा या स्वर नाम से प्रकट करे तो उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। कहने का भाव ये है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग जब हम नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले करते हैं तो वो अपना वाक्य में दूसरे प्रोनाउन और नाउन से संबंध प्रकट करती है, ये ध्यान रहे। जैसे वह तंबू के नीचे है, और वह जो एक प्रोनाउन है और तंबू जो एक नाउन है। ही इज अंडर द टेंट, वह तंबू के नीचे है, तो दो, एक प्रोनाउन हो गया और एक नाउन हो गया, आपस में रिलेशन संबंध प्रकट हो रहा है। कहने का भाव ये है कि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट, जो नाउन जो प्रोनाउन होता है, वह सेंटेंस में दूसरे नाउन जो प्रोनाउन से अपने संबंध प्रकट करता है, उनका आपस में रिलेशन होता है। एक सुंदर छोटी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी थी। ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री। सैट जो है सिट की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ए फेयर लिटिल गर्ल, एक सुंदर लड़की, सैट अंडर ए ट्री, एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। ट्री जो है नाउन है, ए आर्टिकल है, और अंडर जो है प्रपोजिशन। अंडर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ए ट्री हो गया। तो प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन को जरूर लेती है, ये ध्यान रहे। उन्हें सर्जरी के लिए मुझे नीचे रखना पड़ा। दे हैड टू पुट मी अंडर फॉर सर्जरी। उन्हें सर्जरी के लिए मुझे नीचे रखना पड़ा। अब हैव टू, हैड टू का तब प्रयोग किया जाता है जब कोई काम करने में हम बाध्य हो जाते हैं या हमारी कोई मजबूरी होती है, तो तब हम हैड टू, हैव टू
और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में जब हमें किसी काम करने में बाध्यता हो, मजबूरी हो। तो दे हैड टू पुट मी अंडर फॉर सर्जरी, उन्होंने मुझे सर्जरी के लिए नीचे रखना पड़ा, क्योंकि हैड टू का प्रयोग किया गया है पास्ट का। अब यहाँ पर अंडर एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो नीचे रखना पड़ा, वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। मेज के ठीक नीचे एक किताब है, जस्ट अंडर द टेबल। जस्ट का प्रयोग यहाँ बिल्कुल वही, मेज के नीचे, ठीक मेज के नीचे। देयर इज ए बुक, वहाँ एक किताब है। अब देयर इट दिस ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता तो इस प्रकार देयर दिस इट का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम करते हैं, प्रयोग किया जाता है। मेज के नीचे का कालीन बहुत गर्म है। द कारपेट अंडर द टेबल इज वेरी मच वार्म। मेज के नीचे का कालीन बहुत गर्म है। तो अंडर का प्रयोग वाक्य में जब के नीचे का प्रयोग आ रहा हो तो तब हम अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और अंडर अपने बाद ये एक प्लेस प्रपोजिशन है, प्लेस ऑफ प्रपोजिशन है। जब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये अंडर का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। राहुल ने फ्लाई ओवर के नीचे अपनी कार खड़ी कर दी। अब राहुल पार्क्ड हिज कार अंडर द फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर के नीचे राहुल ने अपनी कार खड़ी कर दी। अब पार्क एक नाउन भी है और पार्क को एज ए वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पार्क जो है ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि खड़ी कर दी हिंदी वाक्य से ऐसा लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए पार्क यहाँ एज ए V2 के रूप में प्रयोग किया गया है। यह विश्वास करना कठिन है कि इमारत के नीचे एक रेलवे लाइन है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव। यह विश्वास करना कठिन है कि दैट देयर इज ए रेलवे लाइन अंडर द बिल्डिंग। बिल्डिंग के नीचे रेलवे लाइन है। वे भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो ये हिंदी वाक्य से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लग रहा है। दे स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है। दे स्टूड अंडर द ट्री, वे पेड़ के नीचे खड़े हो गए। टू अवॉइड माना बचने के लिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गेटिंग वेट, गीला होने से। अवॉइड के बाद हमेशा जीरन का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलाने से वो जीरन बन जाता है। धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। भाई आओ हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड अंडर द ट्री टू अवॉइड द सनशाइन। धूप से बचने के लिए हम पेड़ के नीचे आओ खड़े हो जाए। लेट्स एक एज ए मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद हमेशा लेट्स फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दें। मेज के ठीक नीचे मैंने एक काली बिल्ली को गुस्से से
मुझे घूरते हुए देखा। जस्ट अंडर द टेबल, मेज के ठीक नीचे, आई सा ए ब्लैक कैट स्टेरिंग फ्यूरियसली एट मी। मेज से ठीक नीचे मैंने एक काली बिल्ली को गुस्से से मुझे घूरते हुए देखा। स्टेरिंग मैंने घूरना, फ्यूरियसली एडवर्ब है, गुस्से से, एट मी मुझे। स्टेयर के साथ प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। बिस्तर के नीचे बक्से रखने से स्पेस को बचाने में मदद मिलती है। अब कीपिंग द बॉक्सेस अंडर द बेड, अब यहाँ पर कीपिंग जो है एज ए जिरन के रूप में प्रयोग किया गया है, और जिरन जो एक नाउन भी होता है, अगर हम इसको वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं तो वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो कीपिंग द बॉक्सेस अंडर द बेड मतलब बेड के नीचे बॉक्सों को रखने से ये एक पूरा सब्जेक्ट बन गया। हेल्प्स टू सेव स्पेस को बचाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हेल्प्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया गया है जब सब्जेक्ट सिंगल हो। बिस्तर के नीचे बक्से रखने से, रखने यहाँ एक नाउन का काम कर रहा है, जीरंड है कीपिंग। जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जीरंड का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं तो वो एक नाउन के रूप में काम करता है। तो कीपिंग द बॉक्स अंडर द बेड मतलब बिस्तर के नीचे बक्से रखने से स्पेस को बचाने में मदद मिलती है। कीपिंग द बॉक्स अंडर द बेड ये एक पूरा सब्जेक्ट है। हेल्प्स जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट एक वचन हो तो तब वर्ब की मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, इसलिए यहाँ हेल्प के साथ एस लगा है, क्योंकि कीपिंग द बॉक्स अंडर द बेड, बेड के नीचे बॉक्स रखने से ये पूरा सब्जेक्ट बन गया और ये सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्प्स का प्रयोग किया गया है। अंडर इज यूज्ड फॉर मोमेंट, अंडर प्रेपोजिशन का प्रयोग मोमेंट माना गतिविधि, कोई चीज मोमेंट में है या गति में है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के पुल के नीचे अभ्यास कर रहे थे। द बॉयज वर प्रैक्टिसिंग अंडर द ब्रिज, जो बच्चे थे पुल के नीचे जगह खाली थी वहाँ पर प्रयास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, एक उनमें मोमेंट हो रही थी। एक नाव पुल के नीचे से गुजरी, पुल के नीचे एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है, तो ए बोट पास्ड अंडर द ब्रिज, एक नाव पुल के नीचे से गुजरी, तो उस पानी में वो नाव गुजर जाती है, तो इसका मतलब मोमेंट हो रही है, गति हो रही है। नदी पुल के नीचे बह रही है। द रिवर इज ब्लोइंग अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे बह रही है। ब्लोइंग माना बहना, यहाँ भी गति हो रही है, मोमेंट हो रही है। हमने खेल खेले और पेड़ों के नीचे रात का खाना खाया। वी प्लेड गेम्स एंड एट डिनर अंडर द ट्रीज, मतलब हमने खेल भी खेले और रात का पेड़ों के नीचे रात का खाना भी खाया। तो एक मोमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, गतिविधि हो रही है, खेल भी खेले और हमने रात का खाना भी खाया, तो एक प्रकार से मोमेंट हो रही है। पेड़ों के नीचे एक रास्ता चलता है। ए पाथ रन्स अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे एक रास्ता चलता है।
अब एक सड़क बनी होती है, दोनों तरफ पेड़ होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक आती जाती है, तो पेड़ों के नीचे ए पाथ रन्स अंडर द ट्री, पेड़ों के नीचे एक रास्ता चलता है। पुल के नीचे पानी बहता है, नदी जो है पुल के नीचे जो है, वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे पानी बहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। मछली जहाज के नीचे तैर गई, जहाज के नीचे से तैर गई, दूसरी तरफ चली गई। द फिश स्वैम अंडर द शिप, स्वैम जो है स्विम की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं बहुत गर्म था, आई वॉज सो हॉट, मैं 10 मिनट के लिए एक ठंडे शावर के नीचे खड़ा था। आई स्टूड अंडर ए कोल्ड शावर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के लिए ठंडे शावर के नीचे खड़ा था, जा खड़ा हो गया। स्टूड जो है स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ठंडा शावर जो कि चल रहा है, बूंदे बांदे कर रहा है, तो यहाँ भी एक गति हो रही है। तो इस प्रकार मूवमेंट के लिए भी अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपसे नम्र निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कमेंट्स करें। दूसरा, अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो बहुत ही टैलेंट होते हैं, लेकिन सुविधा के कारण, असुविधा के कारण, इस सुविधा के कारण इससे वंचित रह जाते हैं, सुविधा ना मिलने के कारण। तो इसलिए उनको ये ज़रूर शेयर करें ताकि वे इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सके। जय हिंद।